ऑफ यू। और आज आपके सामने फिर से मैं लेके आया रॉकेट सीरीज हवा वन टाइप प्रॉब्लम। हवा वन टाइप मीन्स ऑल इंडिया रैंक वन टाइप प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेशली अभी जेई मेंस आपके सामने आने वाले हैं और जेई एडवांस के लिए। इसमें तुम्हारे टाइम को मद्देनज़र देखते हुए आई हैव गिवन सॉल्यूशंस ऑफ सम प्रॉब्लम, जिसको मैं टाइप के फॉर्म में ही आपके सामने दिया हूँ। उससे पहले आप एक बार प्रॉब्लम्स देख सकते हो। तो पहला जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, और इसमें हम फुल एनालिसिस करेंगे। यूजुअली तुम्हारे पास क्वेश्चंस में क्या होते हैं, एक वेरिएबल दिए रहते हैं या दो वेरिएबल में रिलेशंस फाइंड करने होता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ए बी सी और लैम्डा चार वेरिएबल है, और तुमको इस इक्वेशंस का सॉल्वेबिलिटी फाइंड करना है। मतलब सेट ऑफ इस क्वेश्चंस को बहुत ही फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे एक फॉर्म में लिख सकता है एस इज द सेट ऑफ, मतलब समझ रहे हो ना, ऑल लैम्डा ए बी सी belongs to R4 such that the given system of equation, the given system has maybe infinitely many solution, has infinitely many solution, और फिर नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस, और इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर ये वो लिख सकता है एस इज द सेट ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू R3 such that the given system of equations has either unique solution or unique solution for exactly one value of lambda, for many values of lambda। तो इस टाइप के ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है, for exactly one value of lambda और many values of lambda। तो इस टाइप का मीन्स दिस इज ऑल्सो फैशन इन विच जेई जो है वो क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं सेट नोटेशंस में। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस के बेसिक फंडा पे है, क्योंकि आमतौर पे जैसे एफ ऑफ एक्स जो इवन फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा और सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब ये नहीं होता है कि तुम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फंक्शंस जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा, फर्स्ट ऑर्डर भी कंटिन्यूस, वो मीनिंग है ट्वाइस डिफरेंशिएबल का। सच दैट एफ डबल डैश जीरो नहीं है। प्रूव दैट एफ एक्स एज लोकल एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है सर फंक्शन ले लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो पे, जो कि इवन फंक्शन है तो ये सिमेट्रिक होगा। तो आप देख सकते हो एक्स इक्वल टू जीरो पे स्लोप जीरो होगा, मतलब एफ डैश जीरो जो होगा वो जीरो होगा। तो ठीक है, फील से तो तुम यहाँ पे बता सकते हो, लेकिन इसको हम अलजेब्राइकली जब ये क्वेश्चंस में डालता हूँ क्लास में तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं। इसको प्रॉपरली एक मेथड से बनाना है, तो हम इसको देखेंगे अलजेब्राइकली बिना पिक्चर्स के कैसे बनाते हैं। उससे क्या होगा ना, जब बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं थियोरेटिकल टाइप के, उसको तुम प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे डेफिनेशन से। तो हम देखेंगे डेफिनेशन से इसको कैसे प्रूव किया जाए। तो आइदर लोकल मिनिमा होगा और लोकल मैक्सिमम होगा। ये बात बिल्कुल सही है, जो एक्सट्रीमा होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा फील करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट मैं T2 से लिया हूँ, और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे नारायणा और एलन के टेस्ट सीरीज में बार बार देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं इसे डिटेल्ड रूप में करूँगा। तो बोल रहा है ABC नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो इस इक्वेशन के पास एटलीस्ट एक रूट होगा जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा, जिसका मैग्नीट्यूड और मॉडुलस विल बी इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछ रहा है जो फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये डेफिनेटली मेंस और एडवांस में नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में मल्टीपल आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या आइडिया मिलेंगे तुम देखोगे पढ़ने, तो ऑब्जर्वेशन से स्किल आपका होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन को तुम फर्स्ट टू के फॉर्म में ही लिखने का प्रयास कर सकते हो। दूसरा है क्यूबिक वाला फील आ रहा है, तो कुछ क्यूबिक इक्वेशन से भी हम रूट्स ऑफ क्यूबिक जो है वो अल्फा बीटा गामा, वहाँ से कुछ इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ डिटर्मिनेंट का आइडिया भी लग सकता है, इसमें कुछ न्यूटन सम भी लग सकता है। तो बहुत सारे तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो कि इस सेशन में हम करेंगे। आपके टाइम को वेस्ट मिनिमम करने के लिए, टाइम वेस्टेज मिनिमम करने के लिए मैं क्या किया हूँ, इसका सॉल्यूशन आपके सामने मैं जल्दी प्रस्तुत करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से शानदार क्वेश्चन है, और ये मैंने स्पेशली एलन के टेस्ट सीरीज में काफ़ी टाइम देखा था। 1999 को ये चेंज करके एलन वाले या फिर ये नारायण चैतन्य वाले क्या करते हैं, 2025 कर देते हैं, 2026 कर देंगे जब जब एग्जाम लेंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक लिमिट का ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ ये आप खुद से ट्राई करें। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप देख रहे हो ए बी सी और पी चार वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। या तो तुम टेलर सीरीज एक्सपेंशन से भी इसको कर सकते हो, दावत दे सकते हो उससे। और दूसरा तरीका है ना, इसको जैसे रेशनलाइज करके आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। फिर एक क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में दे रखा था, जो इस सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा, और बहुत कुछ बच्चे थे बहुत ही शानदार तरीका से उन्होंने आंसर जीरो लाया, तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। तो ये एक्सक्यूज थ्योरम से आ सकता है। और ये लास्ट वीडियो में बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला जो एक क्वेश्चन था जिसका मैं हिंट दिया था, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आपके पास बी और सी का ये वैल्यू है। तो इसको भी मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेशन में आपके सामने रहेंगे। तो अगर आप अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों आप डेफिनेटली अत्याचार कर रहे हो क्वालिटी कंटेंट के खिलाफ। तो प्लीज़ थोड़ा आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके सामने फ्री में फॉर क्वालिटी कंटेंट आई
कैन कीप ऑन ब्रिंगिंग रिपीटेडली एंड विद मोर फ्रीक्वेंसी टू यू। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अगर लेमडा ए बी सी सब रियल नंबर है। तो अपने केस 1 अगर हम देख ले तो ये तो अपने पास दिख ही रहा है, जो क्योंकि सिर्फ लेमडा 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 दिख रहा है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम है। तो लेमडा अगर हम 1 कर दे, ये तो बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो फिर हमारे पास जो दो कंडीशंस हो गए, या तो लेमडा 1 करने पे जो इक्वेशन जनरेट होगा वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए हो जाएगा, फिर दूसरा इक्वेशन बताएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बी, और तीसरा बचाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी। राइट, ये तो ऑब्जर्वेशन है। अब हम बोल सकते हैं अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहा तो ये तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली ये एक ही इक्वेशन हो गया। बेसिकली क्या हुआ, ये तीनों प्लेन एक ही हो गया। राइट, अगर तुम R3 में 3 डायमेंशनल प्लेन की लैंग्वेज की बात करो। दूसरा तरीका क्या है, लेमडा 1 से ही अगर मेरा क्या हुआ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन नहीं हुआ, मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ओबे नहीं कर रहा है, इसमें से अगर कोई भी दो अनइक्वल हो गया तो फिर मेरे पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट आ जाएगा। मतलब ये जो प्लेन होगा वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, जैसे ही पैरेलल होंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। राइट, अच्छा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा क्या? अब ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। एक्स वाई को आप अपने मर्जी से प्लेन पे कहीं रख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं अगर मैं एक्स को सपोज कुछ भी ले लूँ, अगर मैं एक्स को a माइनस यू माइनस भी ले लूँ, वेयर यू एंड बी 2 पैरामीटर होगा, वाई को यू ले लूँ, जेड को भी ले लूँ, तो यू आर वी जो है वो मेरा रियल पैरामीटर है। तो फिर ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस फैशन में आपको दिखेंगे। चलो अब इसका और अगर मैं एनालिसिस करूँ तो सबसे पहले क्या होता है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप क्या निकालते हो, डेट निकाल लेते हो। तो अगर मैं डेट निकाल लूँ लेमडा 1 1 का, और फिर 1 लेमडा 1 1 1 लेमडा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 0 करूँ तो यहाँ से क्यूबिक जनरेट होगा। तो आप देख सकते हो लेमडा 1 होल स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस 2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से या तो लेमडा 1 हुआ जिसके बारे में मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, या फिर लेमडा माइनस 2 होगा। अब अगर मैं सेकंड केस के बारे में लेमडा माइनस 2 अगर डालूँ तो आप इक्वेशन से क्लियरली देख सकते हो, अगर हम लेमडा माइनस 2 डालें तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनने वाला है, -2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, और x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू बी, और x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू सी। और ये मुश्किल नहीं है आपको देखना, अगर आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तब तो कंसिस्टेंसी आ गया, मतलब लेमडा माइनस 2 के साथ a प्लस बी प्लस सी 0 है, तब तो मेरे पास फिर से इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएगा। क्योंकि ABC मेरे हाथ में है ना, मान लो a प्लस बी प्लस सी 5 हो जाए तब तो ये इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 0 इक्वल टू 5, तो लग जाएगा थप्पड़। तो फिर मैं दूसरा बात बोल सकता हूँ, लेमडा माइनस 2 के साथ अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के अलावा कुछ भी हो तो मेरे पास ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस का बहुत सारा केस था, देख रहे हो। एक तो नो सॉल्यूशन का केस था ABC इक्वल नहीं होना चाहिए, एक केस है जो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए लेमडा माइनस 2 के लिए, और लेमडा 1 के लिए ABC इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए मतलब एग्जैक्टली 1 लेमडा एग्जिस्ट करता है ऐसा बात नहीं है, तो ये फिर ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है जो मैं आपको सेट काउंटर बताता हूँ। अब फिर कोई बच्चा बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा, तो वो तो आसान है बाबू। अब अगर नो सॉल्यूशन नहीं है, इन्फिनाइटली में नहीं है, तो जो बचेगा वो यूनिक होगा। तो फॉर एनी लेमडा बिलोंग्स टू R आप बोल सकते हो एक्सेप्ट 1 and -2, इसके पास सिस्टम के पास क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा कि ये प्लेन जो है वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, 2 प्लेन एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करेगा, और तीसरा प्लेन उस लाइन को एक एग्जैक्टली पॉइंट पे कट कर देगा। तो देखो एक लाइन जो है, एक प्लेन लाइन को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत पॉइंट पे, देखो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं भाई, 3D में है, वी आर इन R3 मीन्स 3D प्लेन। तो उम्मीद है, आशा है आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, और इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला, जो कैसे हम ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चंस को किल कर सकते हैं बिना D1 D2 हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकाले हुए। वैसे आप इसको निकाल के भी कर सकते हो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये और डेल्टा सब 0 हो जाए फिर भी ये इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कुछ भी दे सकता है। मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा सब का सब 0 हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं देगा। ये केस अभी भी एम्बिग्यूअस है, इसमें से नो सॉल्यूशन जा सकता है, तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम गए तो जैसे अब मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं डेफिनेशन लगाऊंगा। सबसे पहले बोल रहा है एफ ऑफ एक्स जो है इवन ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जैसे ही ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो मैं डेफिनेशन लगा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
अगर मैं एक्सट्रीमा एफ डैश जीरो का क्या होगा डेफिनेशन, एफ एच माइनस एफ जीरो, क्योंकि अब एफ डैश जीरो तो एग्जिस्ट कर रहा होगा बाई एच, इसलिए मैं डिफाइन कर सकता हूँ। इससे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस एफ एच माइनस एफ जीरो बाई एच, ठीक है, एन इक्वल टू एफ डैश जीरो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एच में भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो हम लिख सकते हैं ना लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, ये टर्म ये एग्जिस्ट करता है और एफ डैश जीरो है। अगर इसमें हम ऐड कर दें लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, अब ये भी एग्जिस्ट करता है। अरे हाँ नहीं दोस्तों, अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, अब ध्यान से देखना, एच टेंस टू जीरो माइनस के बदले हम एच को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस एच से, तो ये भी क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच, पहला टर्म तो ज्यों की त्यों रहेगा, और दूसरा टर्म एच को अगर माइनस एच से रिप्लेस कर दी तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस ही एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है, हेंस सम ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ सम, चूंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए हम वो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख पाते। तो हम इस दोनों को एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से गौर से समझिएगा। अब देखो ये माइनस एच वाला यहाँ माइनस और एच बन के आ गया। अब चूंकि इवन है तो एफ एच और एफ माइनस एच गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो आंसर आपको देखने को मिला वो क्या मिल गया, वो मिल गया माइनस टू डिवाइडेड बाई एच था ना ये, हाँ। तो यहाँ से जो तुमको देखने को मिला ये मिल गया एफ ऑफ माइनस टू एफ ऑफ जीरो बाई एच, राइट। यहाँ से अगर आप यहाँ पे अगर करिएगा तो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, तो ये तुमको यहाँ पे क्या मिल गया, ये जीरो मिल गया ना, क्योंकि सब कुछ तो कैंसिल हो गया यहाँ से, नाइस। अब ये क्वांटिटी क्या था एफ डैश जीरो, ये क्या था एफ डैश जीरो, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या क्या टू एफ डैश जीरो जीरो हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ डैश जीरो जीरो है, और सिंस एफ डबल डैश जीरो जीरो नहीं है, सो वी ऑब्टेन एफ एक्स एज एक्सट्रीमा एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये कंडीशन देना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर एफ डैश जीरो जीरो है और एफ डबल डैश जीरो भी जीरो हो जाता तो हो सकता है यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट बन जाए, ना ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो ना वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। चूँकि ये नॉन जीरो है इसलिए वहाँ पे एक्सट्रीमा होना ही होगा, या तो ऐसा होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट डिले। ए बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही क्रूशियल और प्रीशियस है, तो आपको मैं फालतू का प्रवचन बोलने में या फिर जोक क्रैक करने में मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ने होते हैं। तो हमारे चैनल पे जो बच्चे सीरियस हैं बिल्कुल तुम्हारे लिए कोहिनूर है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हम लाएंगे, जो LN नारायण चैतन्य के टॉप बैचेज में जो पढ़ाए जाते हैं। जो भी शिक्षकगण हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों के पास काफ़ी सोर्स रहते हैं प्रॉब्लम्स के, और सबसे ज़्यादा बात है ना, आपको मिसगाइड हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जो जेई रिलेवेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे प्योर जेई कंटेंट, या फिर अगर मैं बोलूँगा कोई लेक्चर मेरा ओलंपियाड वाला है तो फिर उसमें ओलंपियाड लेवल का कंटेंट दिया जाएगा, ठीक। तो ये लेक्चर मेंस और एडवांस दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ISI CMI के लिए। तो ऑफ कोर्स मेरे हर एक लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हो। तो ए बी यहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुमको प्रूव करना है इसके पास एटलीस्ट एक ऐसा रूट होगा। मान लो अगर इसके पास 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, तो एक एटलीस्ट एक रूट होगा जिसका मॉड जो है वो 1 होगा, या तो मॉड अल्फा 1 हुआ होगा, और मॉड बीटा 1 हुआ होगा, और मॉड गामा 1 हुआ होगा। तो अब देखो, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन का, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस बी बार जेड प्लस ए बार इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस मोड में अगर हम जाएं तो सबसे पहले देख रहा है ए का कंजुगेट यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया बात। बी का कंजुगेट वहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया बात। अच्छा, अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो हम दोनों साथ कंजुगेटिंग ऑन बोथ साइड तो कर ही सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए बार जेड बार क्यूब प्लस बी बार जेड बार स्क्वायर प्लस बी जेड बार, क्योंकि बी बार का बार हो जाएगा वापस से, बी प्लस ए भी जीरो होगा। मतलब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया, ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस बी बार जेड प्लस ए बार जीरो। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, और वाइस वर्सा। अब इससे हम क्या फाइन है, इससे थोड़ा फील आ रहा है, देखो ना, उल्टा पुल्टा वाला फील आ रहा है। जो यहाँ पे है वो वहाँ चले गया,
जो बी बार जेड बार स्क्वायर है वो यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से लग रहा है कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ चक्कर क्या है। इन्वर्स सिस्टम ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि मान लो अगर इसका रूट जेड है, मतलब जेड इसको सेटिस्फाई किया, तो 1/z बार भी इसका रूट होगा ही। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में पहला वाला एक्सप्रेशन में आप जेड के बजाय 1/z बार रख के देख लो, तो a/z बार क्यूब हो जाएगा प्लस b/z बार स्क्वायर प्लस b बार बाई जेड बार प्लस a बार इक्वल टू 0। तो वो आपको क्या देने लगेगा, लेट मी क्रिएट वन न्यू पेज। ठीक है दोस्तों, हमने एक हमने एक नया पेज क्रिएट कर लिया। हाँ, अब इस क्वेश्चंस को थोड़े हमने पीछे कर देने हैं। चले जाइए भाई आप यहाँ, और फिर हम सोचेंगे। तो अब यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो a प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड बार स्क्वायर प्लस a बार जेड बार क्यूब इक्वल टू 0। तो अब देखो ये एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन आपका गिवन था, इसको कंजुगेट करने से ये आया और वही आएगा। इसका मतलब क्या मीनिंग है, इसका मतलब जब जब जेड रूट होगा ऊपर वाले इक्वेशन का, तब तब 1/z बार भी रूट होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास रूट सपोज अल्फ़ा बीटा गामा है, तो ये तो गारंटी है 1/अल्फ़ा बार 1/बीटा बार और 1/गामा बार भी रूट होगा। तो अपने पास अब तो दो कंडीशन है, या तो ऐसा हो सकता है अल्फ़ा 1/अल्फ़ा बार के बराबर हो जाए, बीटा 1/बीटा बार के बराबर हो जाए, एंड गामा 1/गामा बार के बराबर हो जाए। तो डेफिनेटली मॉड अल्फ़ा स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मॉड अल्फ़ा 1 हो जाएगा, या फिर मॉड बीटा इन सिमिलरली। तो मतलब एटलीस्ट 1 रूट तो ऐसा हो ही सकता है इसमें से, या तो अल्फ़ा इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर नहीं होगा। तो अगर मान लो तुम इसको भूल भी जाओ, इस दोनों कंडीशंस को, क्योंकि ये भी हो सकता है अल्फ़ा इसके बराबर हो लेकिन बीटा जो हो वो 1/गामा बार के बराबर हो, और गामा 1/बीटा बार। सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। नहीं, इसके पास 3 ऑप्शंस है, उसके पास 2 ऑप्शन है, उसके पास 1 ऑप्शन है, जो भी बच गया। तो इस केस में तो मेरा ऑलरेडी प्रूफ हो गया, जो एटलीस्ट 1 जो होगा उसका मॉड जो होगा 1 रूट का 1 होगा। अब ऐसा हो सकता है जब अल्फ़ा बराबर नहीं हो 1/अल्फ़ा बार के, इसका मतलब मॉड अल्फ़ा स्क्वायर जो हो 1 के बराबर नहीं हो, मतलब मॉड अल्फ़ा 1 के बराबर नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में एक नया दरवाज़ा खुलेगा। क्या खुलेगा, देखो अल्फ़ा अगर 1/अल्फ़ा बार के बराबर नहीं है, तो या तो 1/बीटा बार के बराबर होगा या फिर 1/गामा बार के बराबर होगा। अब इस केस में भी अपन जो है सो बहुत ही आसानी से इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस आइडिया को, तो सोचो। अब अगर इसके बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तब अल्फ़ा बीटा बार जो होगा वो 1 होगा, राइट। अब फिर मान लो बीटा जो है ऐसे ही बीटा गामा बार ये भी 1 हो जाएगा। अगर मान लो अल्फ़ा इसके बराबर नहीं, अल्फ़ा उसके बराबर होगा, तो बीटा फिर सपोज 1/बीटा बार के बराबर नहीं है तो किसी और के बराबर होगा। और फिर गामा जो है गामा अल्फ़ा बार ये भी 1 हो जाएगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा कॉन्जुगेट जो है वो 1 आ गया। इसका मतलब वहाँ से हम क्या निकालें, यहाँ से हम निकालें मॉड ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो 1 है। तो मॉड ऑफ अल्फ़ा मॉड ऑफ बीटा मॉड ऑफ गामा जो है वो 1 है। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता है, नहीं यहाँ से क्या आया मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, हाँ ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी तुमको पता है अल्फ़ा बीटा गामा जो होगा वो -a बार बाई a, ठीक है, ये आने वाला है ना। तो यहाँ से क्या गया, मॉड ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो 1 आ गया। अच्छा, यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा बार मॉड अल्फ़ा स्क्वायर देगा, बीटा बीटा बार जो है वो मॉड बीटा स्क्वायर दिया। अब अगर मैं सिर्फ इस दोनों इक्वेशन को ही देखूं, सपोज सिर्फ अगर कोई बच्चा बोलेगा तो देखिए सर अल्फ़ा जो है 1/बीटा बार के बराबर है और बीटा जो है वो सपोज 1/अल्फ़ा बार के बराबर है, तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट कंडीशन आ गया, मॉड अल्फ़ा बीटा गामा तो 1 होना ही होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा बार इक्वल टू 1 और अल्फ़ा बार बीटा भी 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों इक्वेशन को, तो अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार इक्वल टू 1, तो मॉड अल्फ़ा
स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से मॉड अल्फ़ा मॉड बीटा का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। अब देखो ये बोल रहा है मॉड अल्फ़ा मॉड बीटा 1 है, और यहाँ बोल रहा है मॉड अल्फ़ा मॉड बीटा मॉड गामा 1 है, तो इस दोनों को अगर मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मॉड गामा 1 होगा। मतलब चाहे तुम कुछ भी कंडीशन लो, ये तो हो गया ना, कोई भी एक रूट जो होगा वो डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मतलब कोई एक रूट जो होगा वो यूनिट सर्कल पे डेफिनेटली लाई कर रहा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है तीनों का तीनों रूट जो है वो यूनिट सर्कल पे ही लाई करे, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कम से कम एक रूट तो इस पे लाई करेगा ही। बाद बाकी दोनों रूट अलग अलग सर्कल पे भी लाई कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन रूट तो यहाँ पे लाई करेगा। तो इस तरीके से भी बहुत क्वेश्चंस को सोचते हैं। अब देख रहे हो ना, जैसे ये क्यूबिक एक्सप्रेशंस में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डाल दिया तो तुम कॉन्जुगेट लेके इक्वेशंस डेवलप कर सकते हो। अब ये नया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये जी एडवांस वाले ने पहले ही पूछ रखा है इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में, जिसमें नो सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशंस वाले हैं। एक स्क्वायर करके कुछ पूछा था, अगर आपको याद होगा, ए जेड बार करके, जो कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफैक्ट दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दो पैरेलल लाइन मतलब इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट कर सकता है, और इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने x प्लस आई वाई से बना था। ये बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, और इसमें मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशंस दिखाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वो रहा ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताओ जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फील आ रहा है। सबसे पहले तो थर्ड इक्वेशन इस रिदम में नहीं लग रहा है। आप देख रहे हो ये तीनों सेम टर्म, तो क्या मैं इस तीनों को जोड़ दूँ तो देखो ए प्लस आई ए आ जाएगा, और फिर आई सी प्लस आई सी आ जाएगा, और प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो मज़ा आ गया। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैं फिर से एक बार अगर इसको डिलीट कर दूँ, जो कि आप देख सकते हो, तो मैं थर्ड इक्वेशन को उस फैशन में लिख सकता हूँ। चलो अब आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सी फाइंड करना है, ऑल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम, मतलब ए बी सी तुमको पूरा फाइंड करना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले तो हम नोटिस करें थर्ड इक्वेशन को मैं इस तीनों के सम में लिख सकता हूँ। दैट्स वाई अब नेचुरल सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, ए प्लस आई सी आई ए प्लस बी और माइनस बी प्लस आई सी। तो इक्वेशन जो मेरा है ये तीन इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब तुमको पता है सिमेट्रिक पॉलिनोमियल से अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मान लो हम सिग्मा 1 यहाँ पे ले रखे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आने वाला है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो आएगा वो आप आसानी से देख सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वहाँ से सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 2 देखने को मिला, राइट। एक सेकेंड, हाँ ठीक। अब फिर वहाँ से तुम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक एक्स्ट्रा टर्म होगा 3xy। तो वहाँ से आएगा सिग्मा 1 क्यूब माइनस 3। तो ये भी आपको सीखने को मिल रहा है। अब तुमको पता है अगर मेरा एक्स वाई जेड कोई तीन रियल नंबर है, तो हम एक ऐसा क्यूबिक एक्सप्रेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एफ टी में, टी क्यूब माइनस सिग्मा 1 टी स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 टी माइनस सिग्मा 3। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई के लिए, क्योंकि डेफिनेटली सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 रियल नंबर से क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। अब चूँकि सिग्मा 1 0 है, सम ऑफ रूट्स दे रखा है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 2 स्क्वायर का वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू ये है, तो यहाँ से सिग्मा 1 2 और 3 अपने पास आ गया। क्या आ गया, 0 माइनस 3 माइनस 2। तो मेरे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गया टी क्यू माइनस 3 टी प्लस 2। अब तुमको पता है इंटीजर रूट थ्योरम से क्या होगा, और रैशनल रूट थ्योरम से तुम बोल सकते हो अगर इस क्यूबिक इक्वेशन का कोई भी रैशनल रूट हुआ तो वो कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ही होगा। तो कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट क्या, -2 -1 1 1। अब उसको तुम ट्राई करोगे तो 1 और -2 रूट है, तो ये 1 डबल रूट हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है, मतलब जो रूट्स आने वाला है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, 1 1 -2 आएगा। इस ऑर्डर में आ सकता है। अब मैं वापस अगर क्वेश्चन पे जाऊँ तो अब एक्स वाई जेड को उसी ऑर्डर में रख दो। अब इसका सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब या तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर लो, और यहाँ पे इंटेंशनली हम लोगों ने मैट्रिक्स से सॉल्व किया है, जिससे आप देखो मैट्रिक्स को भी कैसे मैं सेम प्रॉब्लम में इनकॉर्पोरेट किया। तो डेट अगर इसका निकालोगे तो कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, बी का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, 0 है, तो 1 0 आया ऐसे, तो वो आ जाएगा नॉन जीरो, बिकॉज आई प्लस 1 का वैल्यू है। हम डेट में इसका मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये नंबर ले रहे हैं, क्योंकि ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो और मैट्रिक्स निकाल सकते हो। अब एक्स वाई जेड के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि डेट नॉन जीरो है। तो अब इसका इन्वर्स तुम आसानी से निकाल सकते हो इस मैट्रिक्स का। तो ए इन्वर्स जो होगा हाफ टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से आप इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो फाइनली तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी जो होगा, ये 3 आंसर्स आ गया ABC का। तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका क्या था, सबसे पहले ऑब्जर्व करना। पहला, तो थर्ड इक्वेशन को भी फर्स्ट वाले फैशन में हम लिख सकते हैं।
तो पहला था ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। दूसरा था सब्सटीट्यूशन, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका लाइफ आसान हो गया। इंस्टेड ऑफ ए प्लस आई सी, आप इसको ए प्लस आई सी को हमने क्या किया, एक आसान सा नाम रख दिया, ठीक है ना, जैसे एक्स कह के बोल दिया। तो इससे क्या होता है ना, लाइक क्वेश्चंस देखने में आसान लगते हैं। अब थर्ड क्या है, इस इन्फॉर्मेशन को मैं क्यूबिक में ले गया, क्यूबिक से पने भी आइडेंटिटी जो है उसका यूज़ किया। अब ये आपको आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी। अब क्यूबिक से भी जाके रैशनल रूट थ्योरम का यूज़ किया। देखो कितना लेयर्स हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब रैशनल रूट थ्योरम को उससे भी आगे हमने उसको या तो डायरेक्टली सॉल्व कर लिया होता, या फिर डिटर्मिनेंट का यूज़ करके देखा यूनिक सॉल्यूशन है तो नहीं बच्चा। जैसे यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो फिर हमने मैट्रिक्स को इनकॉर्पोरेट किया और वहाँ से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स ही भूल गया, तो इन्वर्स निकालोगे तो मैट्रिक्स का क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ऑफ ए जो होता है वो ए इन्वर्स का डेफिनेशन होता है। अब प्रोवाइडेड डेट ऑफ ए नॉन जीरो है, तो जो कि हमको पता था डेट ऑफ ए नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन ही देने वाला है। तो देखो कितना सारा लेयर्स जो है, सब्स्टिट्यूशन आ गया जो आपको बेसिक्स में, क्यूबिक एक्सप्रेशन थ्योरेटिफिकेशन आ गया, रैशनल थ्योरम आ गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है ना, बेसिक आइडेंटिटीज आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गया ए प्लस आई सी, फिर रूट्स का जो सेट है वो भी आ गया। तो एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स को कवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए कैसे 1999 के बदले ये लोग कुछ भी डाल सकते हैं, तो ध्यान रखना ये इसके बदले 2025 डाल देंगे तो हर जगह 2025 तुमको देखने को मिलेगा, और वही LN वाले करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ई का पावर गोलू -1, तो सबसे पहले गोलू को ले आए, तो ब्लाइंडली हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इससे डिवाइड कर दिए। अब ये क्वांटिटी तो 1 ही है तो वो गया, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। अब तुम प्रोडक्ट से लॉग में क्या कैसे ले जाओगे, तो प्रोडक्ट से जैसे ही लॉग लोगे, लॉग ए प्लस बी क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो प्रोडक्ट सिग्मा में बन जाएगा, तो वही नेक्स्ट स्टेप है सिग्मा नोटेशन। आसान सा क्वेश्चन है। 1999 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब ये टिपिकल लीबनिज रूल का मतलब लिमिट एज इंटीग्रेशन ऑफ सम आ गया, 0 से 1 ln x + 1 dx। इसको आप ln x माइनस ln x + 1 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके, अब ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट। ये वन फंक्शन को तुम 1 ले लो और दूसरे को x ले लो, इसमें x + 1 को y सब्स्टिट्यूट कर लो और फिर आंसर निकाल लो। तो ये भी हो जाएगा x + 1 ln x माइनस ln x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट कुछ पुट कीजिए, आपका आंसर शानदार जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया, ये देखो ये लिमिट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या किए ना, जैसे x² को पने कॉमन ले लिया। तुम बोलोगे भाई x² का कॉमन लिए क्यों, क्योंकि 4 डिग्री वाला इक्वेशन था ना, ठीक है। तो x² को तुम जैसे ही कॉमन लोगे तो अब तुम्हारे पास दो क्वांटिटी है, या तो x का पावर p-2 बचेगा, तो या तो p2 नहीं हो और p2 हो एंड 18 नहीं हो, तब तो लिमिट डाइवर्ज कर जाएगा +-∞। इसीलिए p को 2 होना ही होगा। आप देख सकते हो अगर p 2 नहीं है, जैसे तुम p3 ले लो यहाँ पे x टाइम्स दिस, ठीक है ना, p का वैल्यू जैसे ही तुम 3 लोगे तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, x², इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा x³। तो ये लिमिट डाइवर्ज हो जाएगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये x4 है ना, x जब इन्फाइनाइट है तुम फील कर सकते हो लगभग √9 मतलब 3x² के आसपास फेंकाएगा। अगर ये ax³ के आसपास फेंका गया मतलब ये इन्फिनिटी माइनस बिग इन्फिनिटी तो डाइवर्स कर जाएगा भाई, ठीक है। ये तो आप फील से भी बता सकते हो, इसीलिए p को 2 होना अनिवार्य है और a को 3 होना ही होगा। अब इस दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ नहीं किया, रैशनलाइज कर दिए हैं, ठीक। अब रैशनलाइज करके इसको ओपन कर दो, लिमिट 7/3 आने के लिए इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास b-4 और c-4 होगा। इससे भी बेहतरीन सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो बिल्कुल कमेंट में रखिए, और हम देखना चाहेंगे कौन बच्चे इसको बता सकते हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी आसान थे। सबसे पहले an अगर हम a1 डाले a2 डाले तो ये सब पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा होगा ही। अब ln 1 + kn, अब तुमको पता है 1 + kn जो होगा ऑलवेज छोटा होगा 1 + n टाइम्स n से, क्यों, क्योंकि k जो है वो खुद n से छोटा है, k तो 1 2 3 4 है भाई। अब हम सिग्मा का प्रोडक्ट में ला सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम लॉग लगा दिए हैं। अरे यार बात समझ रहे हो ना, क्योंकि log ऑफ AB क्या होगा, log ऑफ A + log ऑफ B बच्चों। तो जैसे ही लॉग लगाओगे तो प्रोडक्ट लगा दोगे। अब फिर kn के बदला हम n² लिख सकते हैं, क्योंकि k लेस देन n है। तो फिर आप देख सकते हो ये 1/n³ ln 1 + n² n चले गया। अब n इसके मुंडी पे है तो वो उसके पुचरी पे आ जाएगा, सो फाइनली 1/n² आ जाएगा। हम थोड़ा अनऑफिशियल वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको बोरिंग नहीं लगे, और बोरिंग नहीं लगने का मतलब अनऑफिशियल वर्ड नहीं है, आप एक प्रॉपर लिटरेचर का यूज़ करते हुए भी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हो बिना कोई वल्गर जोक के,
ठीक है। तो सही शिक्षक वही है जिसमें गुरुत्व वाला फीलिंग है, ग्रेविटी है, वही गुरु है। 1/n² ln 1 + n²। अब ये देखो ये हो गया। अब 2/n², अब तुमको पता है log x जो है वो x से छोटा हो जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव है भाई। ऐसे भी अगर यहाँ पे भी लॉपिटल्स लगा लोगे, n जब इन्फिनिटी है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n² का रैपिडली ग्रो करेगा, log जो होगा बेचारा आराम से ग्रो करेगा, n² तो खतरनाक ग्रो करेगा। तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा स्वाहा। इसीलिए n जो है 0 और इसके बीच में होगा। जब मैं n इन्फिनिटी दे दूंगा तो आप देख सकते हो ये 0 से तो छोटा ही होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जाके ये 2/n² + 2/n बन गया। अब n जैसे ही अनंत को जाएगा ये शून्य को चले जाएगा, ये भी शून्य को, an बेचारा 0 और 0 के बीच में फंस जाएगा और कहानी यही होगा, an को 0 होना पड़ेगा। कब? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो आई होप आपको इसमें मजा आया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था, दो मैंने प्रॉमिस किया था प्री सिलेबस वीडियो में, जो नेक्स्ट में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। बोल रहा है मैट्रिक्स वो सभी फाइंड करने बी और सी सच दैट b³ + c³ ये। अब कोई बच्चा बोलेगा जो भाई बी को, अब हम बी को मैं लिख लेता हूँ ABCD और सी को मैं लिख लेता हूँ मान लो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो आपका हालत हो जाएगा ख़राब, क्योंकि मेरे पास 6 इक्वेशंस आएंगे और 6 अननोन है और 4 इक्वेशंस हैं। तो जैसे ही तुमको इस टाइप के सिचुएशंस मिले और बहुत सारा कैलकुलेशंस करना पड़े तो या तो क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में आप बना नहीं पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ मैट्रिसेस वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, आप मेरे PNC प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए को कैली-हैमिल्टन थ्योरम लगा दिया और वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लाया। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a² - 6 किया। अब दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करोगे तो a³ - 6x² + 5 0। अब देखो यहाँ से हिंट आ रहा है, क्योंकि a³ - 6x² एक फीलिंग आ रहा है x - 2 होल क्यूब का। तुम खुद देखो भाई, x³ - 6x² + 5x फील है x माइनस, तो a - 2 होल क्यूब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। अब चूंकि a³ - 6x² + 5 ऑलरेडी 0 है तो मैं 7a - i, तो फाइनली हम 7a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब तुम a देख सकते हो, 8i को लिख सकते हो 2/3√7, इसका होल क्यूब, 7 को साइड लाओगे। तो बेसिकली हमने फाइंड कर लिया जो कोई मैट्रिक्स का क्यूब प्लस कोई मैट्रिक्स का क्यूब को a के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फाइनली तुम्हारे पास जो है आंसर आएगा, आप देख सकते हो ये प्यारा सा आंसर देखने को मिलेगा, एक ये मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। उम्मीद है आप इस लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखे होंगे, और इसी के साथ हम इस लेक्चर्स को यहाँ पे विराम देते हैं। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। एंड इफ स्टिल यू हैव नॉट लाइक्ड एंड सब्सक्राइब्ड द चैनल, यू आर डूइंग पार्शलिटी, तो यार पार्शलिटी मत करो। अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।